हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जेईई मेन रैंडम टेस्ट नंबर 14 के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं इसका पहला क्वेश्चन, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि ए व्हील ऑफ रेडियस आर इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, यानी प्योर रोलिंग है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पी इन ए क्वार्टर ऑफ द रेवोल्यूशन कितना होगा। डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है कितना टाइम में, एक क्वार्टर ऑफ रेवोल्यूशन, मतलब यदि एक पूरा पीरियड जो है सो टी है तो t/4 उसका क्वार्टर में पूछ रहा है। इसका एक पहले ये बनाते हैं। ये मान लीजिए हमारा व्हील है और ये धरती है। ये धरती हो गया आपका, इसमें कांटेक्ट में रहना चाहिए। और आपका पॉइंट पी ए है, ये जो पॉइंट है वो कांटेक्ट पॉइंट है पी। ये रहा पी कांटेक्ट पॉइंट, इसका सेंटर ओ है यहाँ पर। अब देखिए कि ये जो है सो प्योर रोलिंग है, तो प्योर रोलिंग में क्या होता है कि सेंटर ऑफ मास जो है ये ओ, सेंटर ऑफ मास जो व्हील का है उसका स्पीड देते हैं ओमेगा आर से। यदि इस पर स्लिप नहीं हो रहा है तो, मान लीजिए यदि स्लिप कर रहा है तब जो है सो इसका सेंटर ऑफ मास का स्पीड जो है सो ओमेगा आर से ज़्यादा हो जाएगा, स्लिप यदि ज़्यादा आगे कर रहा है तो। लेकिन यदि उसमें कोई स्लिप नहीं हो रहा है तो वी सी इजकल टू जस्ट ओमेगा आर होता है। तो देखते हैं कि ये जो सेंटर ऑफ मास है एक क्वार्टर टाइम में कितना दूर तक चला है। तो वो जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ये सेंटर ऑफ मास जो है, सेंटर ऑफ मास जो है वो कितना ट्रेवल किया है वो निकालते हैं। तो ये स्पीड तो कांस्टेंट है क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट है, तो उसका स्पीड हो गया टाइम्स टाइम, और टाइम तो t/4 है। और ये कितना है vc, ये है ओमेगा आर टाइम्स t/4। ओमेगा को लिख सकते हैं 2π/t, ये डेफिनेशन है एंगुलर स्पीड का। t/4, ये t खत्म हो गया और यहाँ पर आपको आपको आया कितना आ गया, पाई/r/2। तो पाई/2 कितना होता है, ये होता है 1.57 आर। ये 2 आर से कम है, राइट, 2 आर से कम है। तो अब जो है सो व्हील, नया जो व्हील है वो कैसा होगा। तो फिर यहाँ पे एक बार व्हील बनाते हैं, आपकी कलर चेंज कर देते हैं। ये मान लीजिए हमारा साइड ठीक ठाक हिल है, यही होना चाहिए, ठीक है। अब मान लीजिए यदि इसका डिस्प्लेसमेंट सेंटर ऑफ मास का 2r है तो हमारा इस तरह से दिखता है, राइट। एक आर यहाँ पर, एक आर यहाँ पर, लेकिन सेंटर ऑफ मास का जो डिस्प्लेसमेंट है वो 2r से कम है। इसका मतलब इसे और लेफ्ट आना पड़ेगा, राइट। उसको और लेफ्ट ले आते, कुछ यहाँ पर रख दे के छोड़ देते, ठीक है। और ये पॉइंट जो है वो आ गया यहाँ पर ओ प्राइम पर, इसको कहते हैं। और यही हमारा ओ प्राइम है, ओ प्राइम, ओ प्राइम नहीं, ओ प्राइम, ये वाला जो डिस्टेंस है 1.5 आर है, 5 से 1 आर है, ठीक है। एक क्वार्टर टाइम में पी कहाँ से कहाँ पहुंच गया, जस्ट एंगल देखिए। यदि हाफ क्वार्टर होता तो ये टॉप पे पहुंच जाता, मैंने यहाँ पर रहता। 1 क्वार्टर में क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा, ओ के जस्ट मान लीजिए एक ही जगह पर घूम रहा होता तो आधा क्वार्टर में यहाँ पर पहुंचता, आधा क्वार्टर नहीं, 2 क्वार्टर में, और एक क्वार्टर में ये यहाँ पहुंचता, मतलब कि सेंटर के जस्ट लेफ्ट साइड में पहुंचता। तो अब तो ये t इजकल टू 0 पर है और ये t इजकल टू 1 क्वार्टर टाइम पर है, तो सेंटर के जस्ट पीछे इस ब्लैक वाला में यहाँ पहुंचा। तो ये p प्राइम हो गया आपका। और आपसे यही पूछा जा रहा है कि p प्राइम का जो है डिस्प्लेसमेंट कितना है ये बताना है। p प्राइम का मैग्नीट्यूड, हम डायरेक्शन नहीं लेते हैं अभी, डायरेक्शन नहीं पूछा है। डायरेक्शन भी पूछ सकता था, वो भी बता सकते थे, लेकिन अभी मैग्नीट्यूड बताएंगे। तो क्या करते हैं, यहाँ से हम ड्रॉ करते हैं एक परपेंडिकुलर। यहाँ से भी हम ड्रॉ कर सकते हैं एक परपेंडिकुलर। ये कितना है r, ये भी हो गया r। ये कितना है, ये देखिए सेंटर है और ये सरकमफेरेंस है, तो ये हो गया r, तो ये भी हो गया r, राइट। और ये भी r है। ये कितना है, जब हमें पूरा पता है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये ओ
ओ प्राइम है ना, ये देखिए यहाँ पर ओ प्राइम जो है वही है पी, इसको क्यू कहते हैं, पी क्यू। तो अब पी प्राइम निकालना है, ये पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। पी प्राइम, इसको हम एस बोल देते हैं, पी एस का स्क्वायर, और ये एस पी प्राइम का स्क्वायर। पी एस कितना है, पी एस है पी क्यू माइनस एस क्यू, और एस पी प्राइम कितना है, एस पी प्राइम, ये तो आर है, सिंपली आर लिख देते हैं। पी क्यू कितना है, पी क्यू जो है सो ओ प्राइम है, जो कि पाई आर बाई टू आया था, पाई आर बाई टू आया था। एस क्यू कितना है, एस क्यू, ये देखिए पी प्राइम ओ है, ये आर है, ये आर आ गया। इसको सिंप्लीफाई कीजिए और वही आपका आंसर है। हर जगह आर है, इसको बाहर कर लेते हैं। यहां बच गया पाई बाय टू, यहां बच गया वन, यहां बच गया वन। ए स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर है, इसको लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस टू ए बी, ये दो खत्म हो गया, पाई प्लस वन प्लस वन। चार का यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, ये हो गया पाई स्क्वायर माइनस फोर पाई, और ये दो है तो हो गया 8। ये चार बाहर कर लेते हैं, पाई स्क्वायर माइनस फोर पाई प्लस 8। ये आपका जो है पी प्राइम है, यही डिस्प्लेसमेंट है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का। पहले पी था, अब पी प्राइम गया, वो दोनों के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस है वो यही है, आर ओवर टू टाइम्स पाई स्क्वायर माइनस फोर पाई प्लस 8 पाई प्लस 8, ऑप्शन नंबर 4, ये आपका आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन में आपने देखा कि वन क्वार्टर में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा है। ये क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ सकता था कि वन हाफ रेवोल्यूशन में कितना करेगा, तो ये यहाँ पर हो जाता, आप इसको यहाँ से निकालते। थ्री हाफ में, थ्री हाफ में, थ्री हाफ नहीं, थ्री क्वार्टर में जो है ये यहाँ पर आ जाता, एक्चुअली यहाँ पर, तो फिर वहाँ से निकाल सकते थे। और फोर क्वार्टर मतलब वन कंप्लीट रेवोल्यूशन में वो वापस यहीं आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। तो पी क्यू जो है सो आप निकाल कर देख सकते हो, ये पी क्यू वही होगा जो ओ प्राइम होगा। अभी इसको एक और राउंड से ज़्यादा घुमा दे, 1.5 क्वार्टर कर दे, तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि ओ प्राइम जो है सो 2r से ज़्यादा आ जाएगा, तो दो ठो अलग अलग फिगर बनाना पड़ेगा। ये जो है सो यहाँ होगा, ये यहाँ होगा, और उसके बाद में फिर इसका ज्योमेट्री वर्कआउट करके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। कोई पर्टिकुलर एंगल भी दे सकता है, एंगल का कहने का मतलब है कि t/4 का इंटीग्रल मल्टीपल में नहीं भी हो सकता है, वो सिंपली कोई टाइम दे सकता है, और तब आप जो है सो इसका पोजीशन निकाल लीजिए पी प्राइम का कि कहाँ पर है, और इस तरह से आप वर्कआउट कर सकते हैं। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल से है, और इसमें क्वेश्चन ये है कि एक प्रोजेक्टाइल है इज फायर्ड एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल विद स्पीड u। ये आपका प्रोजेक्टाइल है, इसको u से फायर किया गया, एंगल यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर हम इसको x दिखाते हैं और इसको y दिखाते हैं। ठीक है, ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। आगे क्या लिखा है, if the acceleration due to gravity is not constant but changes as g is equal to g naught by 1 plus alpha y whole square, where g naught and alpha are positive constants and y is height from the projection point, the maximum height of the projectile is how much। अब देखिए, यदि यहाँ पर g कांस्टेंट रहता तो मैक्सिमम हाइट कितना होता है, वो होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ये होता है यदि हमारा कांस्टेंट है, g जो है सो कांस्टेंट रहता, तो यही हमने पढ़ा है। लेकिन अब क्वेश्चन है कि ये g कांस्टेंट नहीं है। जब g कांस्टेंट नहीं है, g वैरी कर रहा है, तब उसी के लिए तो कैलकुलस बनाया गया है। कैलकुलस का स्टार्टिंग ही तो इसलिए हुआ था कि फंक्शन यदि हमारा कांस्टेंट नहीं है, तब हम कैसे इसको बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, पहले हम एक डायरेक्शन को पॉजिटिव और नेगेटिव ले लेते हैं। ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव कहेंगे, काइनेमेटिक्स नहीं करते हैं। एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है, तो दूसरा जो इधर का डायरेक्शन है वो अपने आप नेगेटिव हो जाएगा। इधर कौन है, g है, और इधर हम यहाँ से सारा डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, y है। इसका स्पीड जो है सो u साइन थीटा, ये है वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी हम मान लेते हैं कि ये v जो है
वो है वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, हम अभी वाई वन डायमेंशनल मोशन को कंसीडर कर रहे हैं, केवल वाई एक्सिस को कंसीडर कर रहे हैं, वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, ये भी हमारा है। तो अब हम जी को क्या लिख सकते हैं, जी जो है, जी है एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो नीचे है तो माइनस लिखेंगे, और यहां पर लिख सकते हैं डी वी बाई डी टी। ये जो वेलोसिटी इसका जो चेंज कर रहा है, इस पर जो फोर्स लग रहा है ना, यही एक्सलेशन तो इस पर लग रहा है। जो ऑब्जेक्ट इसमें है, जो भी ऑब्जेक्ट है उस पर जो एक्सलेशन लग रहा है वो कौन सा लग रहा है, जस्ट एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये जी लग रहा है। और उसका डायरेक्शन नीचे है, भी का डायरेक्शन अप है, पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव लिखे, ये नेगेटिव लिखे। ठीक है, अब जी का वैल्यू यहाँ से रख देते हैं, ये जी कांस्टेंट रहता तो इसको यदि वर्क आउट करते तो सिंपली ये हमें मिल जाता, लेकिन अब जी कांस्टेंट नहीं है तो थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा। ये हो गया जी नॉट बाय 1 प्लस अल्फा वाई होल स्क्वायर माइनस डी वी बाई डी टी है। तो डी वी बाई डी टी टाइम से हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है हाइट से। हमें वेलोसिटी पता है, हाइट पता है, हाइट मैंने पता करना है। शुरू में वेलोसिटी जो है सो यू पता है, बाद का वेलोसिटी जीरो है, तो हम ये फार्मूला लगाते ना, ई वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, ये फार्मूला लगाते यदि जी कांस्टेंट रहता तो। इसमें कहीं भी टाइम नहीं है, लेकिन यहाँ पर टाइम देकर गड़ा खराब कर दिया, तो उसको हम हटाते हैं। देखिए यहाँ पर भी जो है सो एक्चुअली आपका फंक्शन है किसका, y का, और y जो है सो फंक्शन है t का, तो ये चेन फंक्शन हो गया, फंक्शन और फंक्शन हो गया। तो चेन रूल लगाएंगे, dv बाई dt कैसे निकालते हैं, ये निकालते हैं dv बाई dy टाइम्स dy बाई dt। भी जो है सो फंक्शन है y का, उसके रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं, अब y जो फंक्शन है t का, y को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, ये चेन रूल है, ऐसे करेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं dy टाइम्स dy बाई dt। आप यदि ध्यान से देखो तो डी बाई डी आई कट गया और आपको डी वी बाई डी टी मिल गया, लेकिन आप इसको काट नहीं सकते, मैथमेटिशियन बहुत गुस्सा हो जाएंगे, क्योंकि ये डी बाई डी टी एक ऑपरेटर है, ये जो है सो एक ऑपरेटर है, ये दोनों को आप अलग नहीं कर सकते। जैसे कि प्लस में मल्टीप्लिकेशन में आप इसको इस तरह से अलग नहीं कर सकते, ग्रेटर देन स्मॉलर देन नहीं कर सकते। हम्म, वैसे ही डी बाई डी टी को आप यहाँ पर यदि किसी की भी फंक्शन, कोई भी फंक्शन दिया हुआ है तो ये फंक्शन डी वी बाई डी टी अलग अलग नहीं कर सकते, तो वो काटने का तो आप काट ही नहीं सकते। लेकिन काट भी देंगे तो हमें वही चीज़ मिलेगा, डी पी बाई डी टी जो पहले से था। तो आप इसको एक्चुअली काट सकते हैं बिना मैथमेटिशियन को कुछ बताए, हाँ उसे पता भी नहीं चलेगा और आपका काम भी हो जाएगा, क्योंकि इसको काटने के बाद भी वही आंसर आपको मिलता है। लेकिन सही तरीका इसका ऐसे है, चेन रूल, आप इसको काट नहीं सकते मैथमेटिकली, क्योंकि ये ऑपरेटर है। एनीवे, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये टर्म आपका क्या हो गया, ये भी है, डी वी बाई डी वाई, ये आपका भी हो गया। और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये भी एक तरफ लिखते हैं बी डी वी, और वाई एक तरफ लिखते हैं माइनस जी नॉट डी वाई बाय 1 प्लस अल्फा वाई होल स्क्वायर। इंटीग्रेट कर देते हैं, लिमिट देते हैं। शुरू में जो है y इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी कितना है, ये वाला वेलोसिटी है, ये है u cos थीटा x एक्सिस में, और इधर है u sin थीटा, ये है वेलोसिटी शुरू में। हम अभी y डायरेक्शन में कंसीडर कर रहे हैं, केवल मोशन जो कंसीडर कर रहे हैं वो केवल y डायरेक्शन में कर रहे हैं कंसीडर। और यहाँ पर जब मैक्सिमम हाइट पर पहुंच गया है तो उसका स्पीड, वर्टिकल स्पीड क्या है, जीरो, जो भी है हॉरिजॉन्टल स्पीड है, वर्टिकल स्पीड तो जीरो है। यदि वर्टिकल स्पीड जीरो नहीं है तो और ऊपर जाएगा। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करते हैं और लिमिट रखते हैं, ये भी का इंटीग्रेशन हो गया वी स्क्वायर बाई 2, लिमिट रख दीजिए u साइन थीटा 0, माइनस जी नॉट बाहर कर लिए, इसका इंटीग्रेशन कीजिए, इसका इंटीग्रेशन होगा, ये है 1 प्लस अल्फा वाई टू द पावर -2 है, तो पावर एक बढ़ जाएगा, -1 हो जाएगा, -1 बढ़ा हुआ पावर यहाँ लिखे हैं, 1 प्लस अल्फा वाई -1 हुआ, और 1 बाय अल्फा भी लिखना पड़ेगा, ये अल्फा जो कांस्टेंट है वो से डिवाइड होता है। अब लिमिट रखना है, लिमिट है 0 टू h, यहाँ कितना आया, फर्स्ट टर्म 0, सेकेंड टर्म आया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यहाँ पर जो है माइनस माइनस प्लस हो गया, जी नॉट बाय अल्फा, पहले h रखते हैं 1 बाय 1 प्लस h, फिर 0 रखते हैं 1 बाय 1। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए और h निकालिए, बस यही काम है।
तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1/1 प्लस अल्फा एच इक्वल टू, ये माइनस है इधर और ये उधर जाके कितना बन गया, इसको हम कह सकते हैं 1 माइनस ये वाला इधर चला गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अल्फा बाई 2g। इतना लिख लिया यहाँ पर। अब उसके बाद में 1 इधर ले गए, इधर माइनस में इधर प्लस में आ गया। सिंप्लीफाई कीजिए इसे, ये हो गया 2g माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टाइम्स अल्फा। ये है 1/1 प्लस अल्फा एच। तो 1 प्लस अल्फा एच क्या हो जाएगा, जस्ट उलट देंगे। अल्फा एच निकालिए, 1 उधर ले जाएंगे, माइनस में आ जाएगा 2g माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अल्फा -1 है। ये हो गया 2g माइनस 2g प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टाइम्स अल्फा बाई 2g माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अल्फा। ये 2g खत्म हो गया और ये आपका h का वैल्यू आ गया। अल्फा यहाँ पर भी है, अल्फा यहाँ पर भी है, वो कट गया। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टाइम्स अल्फा। ये हो गया आपका मैक्सिमम हाइट। अब देखिए स्पेशल केस, इस एक्सप्रेशन को हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा, वो एक्सप्रेशन जो जब जी कांस्टेंट रहता है। जब जी कांस्टेंट रहता है तो ये है एच इजकल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, वो आना चाहिए राइट। यहाँ पर जी आपका क्या था, जी ऐसे दिया हुआ था राइट, जी जो वेरिएशन है वो ऐसे दिया हुआ है। इसमें यदि अल्फा को यदि आप जीरो रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये टर्म जीरो, जीरो नहीं 1 हो गया, जी इजकल टू जी नॉट कॉन्स्टेंट, तब कॉन्स्टेंट आ जाएगा। तब यहाँ पर जो है हमारा वैल्यू क्या आता है उस केस में, एच यहाँ पर देख लीजिए यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ये हो जाएगा जी नॉट। जब जैसे अल्फा को वाई रखेंगे तो ये हो जाएगा जी नॉट। ये जी नॉट रहना चाहिए राइट, शुरू से ही जी नॉट होना चाहिए था हर जगह से। देखिए यहाँ पर हमने गड़बड़ किया, ये जी नॉट है और हम जी नॉट को जी लिखते चले गए। जी नॉट है ये, ठीक है। ये 2g नॉट माइनस अल्फा को जीरो रखे तो जीरो आ गया और ये आपको रिकवर कर गया। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला जो कांस्टेंट है एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए है। और दूसरा इसमें जो स्पेशल केस है वो ये देखिए कि यदि अल्फा हमारा पॉजिटिव है तो जी क्या है, घट रहा है। जी जब घटेगा, मान लीजिए एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी घटेगा तो मैक्सिमम हाइट बढ़ेगा ना। एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो गया है तो और ऊपर जाएगा, किसी मून पर जाकर आप उसी स्पीड से भेजिए जिस स्पीड से आप चांद यहाँ धरती पर फेंक रहे हैं ऊपर पत्थर को, मून पर ज़्यादा जाएगा ना, क्योंकि वहाँ पर जी का वैल्यू कम है। वैसे ही यहाँ पर जी का वैल्यू हर जगह चेंज कर रहा है, और चेंज कैसे कर रहा है, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं ये घट रहा है, जी जो है सो घट रहा है, हाइट के साथ में ये घट रहा है। तो ये जब घट रहा है तो इसका हाइट और ज़्यादा होना चाहिए। तो देखिए यहाँ डिनोमिनेटर में कम है, ये डिनोमिनेटर कम हो गया ना, अल्फा पॉजिटिव है तो ये कम हो गया। और ये जब कम हो गया है तो इसका कोशिएंट जो है डिवाइड करने के बाद जो आएगा कोशिएंट, वो जो है सो ज़्यादा हो जाएगा, तो एच बढ़ जाएगा। तो एच इज ग्रेटर देन एच नॉट, और एच नॉट इसको बोलते हैं यदि हम एच नॉट, या फिर इसको ऐसे कहें, इसको कहते हैं एच इज ग्रेटर देन एच व्हेन अल्फा इज इक्वल टू जीरो। जब अल्फा जीरो है मतलब कांस्टेंट है तो उससे हमेशा ये ज़्यादा नहीं कम, हाँ ज़्यादा होगा राइट, क्योंकि यहाँ पर एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो रहा है। ओके, तो ये था एक क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल से जिसमें कि एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट नहीं था और आपको मैक्सिमम हाइट निकालना था। आपको इसमें ये भी सवाल पूछ सकता है कि आप रेंज निकाल दीजिए, तो रेंज भी निकाल सकते हैं ऐसे ही, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं था तो इसमें हम आगे रेंज आगे नहीं बता रहे हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी प्रोजेक्टाइल से है। A projectile is fired at an angle theta with horizontal with speed u. If the acceleration due to gravity is g1 till projectile attains its maximum height and g2 thereafter, the range of the projectile. देखिए ये क्वेश्चन कैसा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये आपका प्रोजेक्टाइल है
ये मैक्सिमम हाइट है। जब तक ये यहाँ पर पहुंचा है तब तक एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है इस डायरेक्शन में कुछ और है और इस डायरेक्शन में कुछ और है। इस डायरेक्शन में आपका जो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो है g1 और इस डायरेक्शन में जो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो है g2। आपको रेंज बताना है, ये टोटल जो रेंज है वो बताना है। इसको कैसे बनाएंगे? मान लेते हैं ए से स्टार्ट किया, यहाँ पर किसी स्पीड से भेजा था ना u से, और एंगल भी दे दिया था थीटा। इसको बी पॉइंट कहते हैं और इसको सी पॉइंट कहते हैं। अब देखिए डायरेक्ट हम यहाँ से यहाँ नहीं फॉर्मूला लिख सकते ना कि हम यदि मान लीजिए दोनों सेम रहता तो हमारा जो रेंज है वो होता यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। यदि दोनों सेम रहता तो ये जो एक्सप्रेशन देगा वो इसे रिकवर करना चाहिए, राइट। वो इसको रिकवर करे, जब g1 और g2 सेम हो जाए तब इसको रिकवर करना चाहिए। देखते हैं बिना कोई कैलकुलेशन किए आंसर आ सकता है क्या? देखिए पहला वाला में g1 और g2 दोनों को सेम कर दीजिए, g कर दीजिए, तो ये क्या आ गया 2 बाई जी, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। हाँ ये आ गया, राइट, इसने दे दिया है। यहाँ पर ये g1 g2 दोनों सेम है तो बाहर में भी g आ गया, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी बाई 2g आ गया यहाँ पर, तो ये नहीं होगा, आपका आंसर ये नहीं होगा। ये वाला यहाँ पर g हो गया, यहाँ भी g हो गया, 2 बाई जी हो गया, 2 कट गया, ये हो जाएगा, ये पॉसिबल है। ये भी नहीं पॉसिबल है ना, ये तो 2g आएगा। देखिए ये दो दो तो कट गया, g1 प्लस g2 2g आया, ये भी नहीं पॉसिबल है। ये पॉसिबल है, इसका क्या हाल है? ये g1 और g2 दोनों आ गया सेम, तो ये कितना हो गया g 1 बाई जी माइनस 1 बाई जी 0, ये तो 0 हो गया, तो ये भी पॉसिबल नहीं। तो बिना कैलकुलेशन किए ही आप देख सकते हो कि आपका आंसर 3 है। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता, यदि आप इसको कहते हैं कॉमन सेंस है, यदि आप कॉमन सेंस यूज करें तो आपको आंसर मिल जाएगा। कभी कभी तो डायमेंशन चेक करने से आंसर मिल जाता है, यूजुअली नीट में वैसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन हो सकता है आजकल एग्जामिनर जो है सो इसके अवेयर हो गए हैं और वो उस तरह के क्वेश्चन कम अ, पूछते हैं आजकल। तो एनीवे आप इसको बना के देख लीजिए, कोई गारंटी तो नहीं है कि ऐसे ही क्वेश्चन आएगा कि जस्ट लॉजिक लगाकर आप इसका आंसर दे देंगे। तो इसको बनाइए। तो बनाने के लिए क्या है, हमें रेंज निकालना है, तो रेंज निकालना है तो देखिए यहाँ पर ये हमारा एक्स डायरेक्शन है और ये हमारा वाई डायरेक्शन है। एक्स डायरेक्शन में जो इसका कंपोनेंट है वेलोसिटी का, इनिशियल है इसका u cos थीटा और ये है u sin थीटा, ये इनिशियल स्पीड है, राइट। एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सलेशन है क्या? नहीं है, तो ये जो है वो कांस्टेंट रहेगा। अब यदि हमें टाइम पता चल जाए यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा तो हम इसका रेंज आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन चूंकि जी दो है, दो तरह का जी है, ए से बी तक का जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वहां तक जो जो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो g1 है और लेटर ऑन g2 है। तो टाइम जो है सो अलग अलग निकालना पड़ेगा, ये दोनों टाइम सेम नहीं होगा। ये दोनों टाइम सेम तब होगा जब g1 और g2 दोनों सेम हो जाए तो t1 निकालिए। तो देखिए t1 निकालना बहुत आसान है, जस्ट हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन है उसमें g1 जो है कितना हो गया, जी जो है सो g1 से कन्वर्ट हो गया। तो पूरे फ्लाइट का जो टाइम होता था वो कितना होता था 2u साइन थीटा बाई जी। अब जी की जगह g1 कर देंगे, लेकिन ये हो गया पूरा फ्लाइट का टाइम। यहाँ पर हम पूरा फ्लाइट का टाइम नहीं ले रहे हैं, बस आधा का ले रहे हैं यहीं तक का, तो वो हाफ से डिलीट कर, हाफ जो हटाना पड़ेगा, क्योंकि जितना ऊपर से यहाँ से ऊपर तक जाने में टाइम लगता है उतना ही नीचे आने में टाइम लगता है, इसलिए डबल हो गया था। तो जस्ट यहाँ तक आने में जो टाइम लगेगा वो है u साइन थीटा बाई g1। आप इसको वर्कआउट भी कर सकते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी जो है ये फार्मूला लगाइए, आपको मिल जाएगा। यहाँ पर 0, u में है u साइन थीटा, माइनस जी की जगह पर g1 है और जो टाइम लगा वो t1 है, तो t1 आ गया आपका u साइन थीटा बाई g1। ऐसे भी निकाल सकते हैं, और नहीं तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सभी फार्मूला आपको याद है कांस्टेंट जी के लिए, और यहाँ पर हम उसी को यूज करने वाले हैं, इसमें टाइम पर बात क्यों करना। ओके, अब t2 निकालते हैं। अब T2 में हम ये फार्मूला नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पर ये प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है ऐसे, अब यहाँ से गिरना शुरू किया है। हाँ, तो हाइट निकालेंगे, हाइट यदि हमें पता होगा तभी तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि यहाँ से इसका वर्टिकल मोशन जो है हम कंसीडर करेंगे और टाइम निकल जाएगा। तो हाइट निकाल लीजिए, तो हाइट भी पता चल जाएगा ऐसे।
केवल इस मोशन के लिए, इस एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए हाइट कितना है, 2u स्क्वायर साइन थीटा बाय 2g1, 2 यहाँ नहीं है, ये है फॉर्मूला, राइट, यू स्क्वायर साइन थीटा बाय 2g, जी की जगह जीवन रिप्लेस कर दिए और कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए ये भी दोनों के बराबर रहता तो भी हाइट उतना ही रहता, तो हाइट में तो कोई झमेला नहीं है, ठीक है, वो तो तुरंत निकाल सकते हैं, या फिर आप इसको वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh से भी निकाल सकते हैं, उतना करने की जरूरत नहीं, ठीक है। एक है तुम आपका केस 1 जहां पर एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है g1। अब चलते हैं केस 2 जहां पर एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है g2। अब यहां पर हमें t2 जो है सो कैसे निकालेंगे, हम वर्टिकल मोशन को कंसीडर कर रहे हैं, वर्टिकल मोशन जो है s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाएं फॉर्मूला, इससे निकल जाएगा। यहां पर s कितना है, s जो है सो ये हाइट है, s जो है सो हाइट हो गया। यहां पर जो है इस केस के लिए हम नीचे वाला डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हैं। u क्या है, 0, वर्टिकल मोशन यहाँ पर 0 है, जो भी है सो हॉरिजॉन्टल मोशन है क्योंकि ये मैक्सिमम हाइट है। मैक्सिमम हाइट पर यदि वर्टिकल मोशन 0 नहीं रहेगा, वर्टिकल स्पीड 0 नहीं रहेगा तो और ऊपर जाएगा, प्लस हाफ, ये कितना है, ये g2 है, और टाइम कितना लगा, ये t2 है, टी स्क्वायर, तो यहाँ से t2 हमें निकल गया 2h बाय g2। ये एक्चुअली आपको इसको करने की जरूरत नहीं, आपको ये फॉर्मूला वैसे भी याद रहना चाहिए। अब h का वैल्यू रख देते हैं, 2/g2 टाइम्स h का वैल्यू यहाँ पर निकाले हुए थे, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g1, ये 2 खत्म हो गया, जो आ गया सो आ गया यहाँ पर आपका यू साइन थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट, और ये आ गया आपका g1 g2, तो ये t2 निकला। लेकिन आपको फाइनली t2 नहीं निकालना है, आपको निकालना है रेंज, और रेंज निकालना अब आसान है क्योंकि रेंज कितना होता है, रेंज जो है सो आप देखिए x डायरेक्शन यहाँ कंसीडर कीजिए, x डायरेक्शन में तो u cos थीटा उधर उसका स्पीड है, और कोई इसका स्पीड चेंज नहीं होगा क्योंकि एक्सलेशन यहाँ पर 0 है, एक्सलेशन 0 है तो ये जो है सो u cos थीटा कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होगा, तो हम सीधे s इक्वल टू vt का फॉर्मूला लगा देंगे, s इक्वल टू vt, स्पीड टाइम्स टाइम, ये स्पीड है और टाइम कितना लगा t1 प्लस t2, t1 टाइम है a से लेकर b तक आने का, और t2 टाइम है b से लेकर c तक आने का, तो टोटल टाइम t1 प्लस t2 हुआ। आप इसको सब्स्टिट्यूट कीजिए और आपका आंसर t1 कितना है, t1 है u साइन थीटा बाय g1 प्लस t2 यहाँ पर है u साइन थीटा बाय स्क्वायर रूट ओवर g1 g2। इसको निकाल लीजिए, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, u साइन थीटा कॉमन कर लिए तो आ गया u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, और इधर हो गया 1/g1, और इधर हो गया 1 बाय स्क्वायर रूट ओवर g1 g2, और बस हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि ये साइन 2 थीटा के टर्म में आ जाए, u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा बाय 2, और इधर हो गया आपका g1 प्लस 1 बाय स्क्वायर रूट ओवर g1 g2, ये आपका रेंज है। देखिए ये वाला u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय 2, 1 बाय g1 प्लस 1 बाय स्क्वायर रूट ओवर g1 g2, ये ऑप्शन नंबर 3 ये सही हो गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को बनाते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये प्लैंक इज केप्ट इन ए बीकर ऑफ वाटर इज शोन इन द फिगर, ऐसे इट मेक्स एंगल थीटा विद द वर्टिकल डायरेक्शन, द लेंथ ऑफ द रॉड इज L इज इक्वल टू 1 मीटर, इसका लेंथ 1 मीटर है, एंड हाइट ऑफ द वाटर इन द बीकर इज H इज इक्वल टू 2.5 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 0.25 मीटर। ये देखिए स्केल में नहीं है, ये यदि 1 मीटर है तो ये वो 0.25 मीटर नहीं लगता है, वो इतना बर्दाश्त कीजिए क्योंकि हमने बढ़िया से ड्राइंग नहीं बनाया, इसको और लंबा करना चाहिए था या पानी को यहीं तक रखना चाहिए था। खैर, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द प्लैंक इज 0.25। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो होता है डेंसिटी, जिस मटेरियल की हम बात कर रहे हैं, जैसे प्लैंक का डेंसिटी डिवाइडेड बाय वाटर का डेंसिटी। वाटर का डेंसिटी
4 डिग्री सेल्सियस पर। क्यों 4 डिग्री सेल्सियस पर? क्योंकि ये जो डेंसिटी है इसका वाटर का, वो जो है सो 4 डिग्री सेल्सियस पर, इधर हम यदि टेम्परेचर दिखाएं, 4 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम होता है, और उसके बाद में आगे भी ये घटता है और इधर भी घटता है। और इधर जीरो मत समझिएगा, कोई वैल्यू है इधर, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम होता है। इसीलिए इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो डेंसिटी ऑफ प्लैंक एट जो भी है सो, और डेंसिटी ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस 4 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि यहीं पर इसका मैक्सिमम होता है। जो हम लोग लिखते हैं 1.0 1000 कितना लिखते हैं वाटर का डेंसिटी, 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ये 4 डिग्री सेल्सियस पर ही है। और यहाँ पर जो हम पानी की बातें कर रहे हैं वो घर में पानी पीने वाला नहीं है। एक्चुअली ये जो डेंसिटी है वो प्योर वाटर का है, डिस्टिल वाटर का है। लेकिन घर में जो पीते हैं थोड़ा सा इम्प्योरिटी है, लेकिन उतना कौन केयर करता है, राइट। थोड़ा सा अगर डिफरेंस आएगा 2-4 ग्राम का, उतना हम लोग यहाँ पर उतना हाईली प्रिसाइज कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं। ये कोई केमिकल इक्वेशन नहीं है जहाँ पर हमें देखना है, ठीक है। तो इतना अप्रोक्सीमेशन चलता है। एनीवे, द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा बताना है आपको, बहुत सिंपल है, थीटा बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो है सो पानी में ये रॉड रखा हुआ है, ये प्लैंक है, एक्चुअली रॉड नहीं है, प्लैंक है। और ऐसा मैंने केवल दिखाया है, लेकिन ये प्लैंक कैसा होता है, प्लैंक तो इस तरह से होता है ना, उसमें विड्थ होता है, लेंथ होता है ऐसा है। इसमें थोड़ा सा हाइट भी होगा, कुछ इस तरह से होगा, प्लैंक है, पतला ही होगा लेकिन कुछ तो होगा। एनीवे, इसको हटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसको जब हम पानी में रखें तो इस पर कितने फोर्सेस काम कर रहे होंगे। पहला फोर्स तो इसका ग्रेविटी जो है, वो ग्रेविटी कहाँ पर काम कर रहा है। यदि इसने प्लैंक के बारे में कुछ नहीं बोला तो प्लैंक यूनिफॉर्म है। तो प्लैंक यदि यूनिफॉर्म है, डायमेंशनल यूनिफॉर्म है, और डायमेंशनल ही नहीं, उसका डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी यूनिफॉर्म है, तो इसका वेट कहाँ पर लगेगा, वेट हमेशा सेंटर ऑफ मास पर लगता है। और सेंटर ऑफ मास इसका ज्योमेट्रिक मीन पर लगेगा, मैंने इसके जस्ट बीच में कहीं पर, यहाँ पर देख लेते हैं, 1 मीटर है ना, आधा मीटर इधर आधा मीटर इधर, यहाँ पर जो है सो फोर्स लग रहा है। इसका वेट, वेट कितना है mg, इसका मास टाइम एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और उसके बाद में अब ये पानी में कुछ हिस्सा डूबा हुआ है, तो पानी में जब हिस्सा डूबा हुआ है तो उस पर बायोंसी फोर्स लगेगा, उत्प्लावन बल। वो बायोंसी फोर्स कहाँ लगेगा, जितना हिस्सा पानी में डूबा हुआ है उसका बीचों बीच, मतलब उसके क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक सेंटर पर। ये ज्योमेट्रिक सेंटर पर यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो सेंटर है वो ऑफकोर्स नीचे आएगा थोड़ा सा। ये पूरा का सेंटर यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ तक का सेंटर नीचे आएगा, और ये फोर्स लगेगा ऊपर में, ऊपर डायरेक्शन में, बायोंसी फोर्स है। इसको बी से डिनोट करते हैं। और कोई फोर्स लग रहा है, फोर्स जो लग रहा है यहाँ पर लग रहा है, इस पॉइंट को वो कहते हैं, हम उसको केयर नहीं करते, क्योंकि हम अब इसका जो है सो रोटेशनल इक्विलिब्रियम देखेंगे। देखिए ये इक्विलिब्रियम में है, राइट, और इक्विलिब्रियम में है तो दोनों ही तरह के इक्विलिब्रियम में है। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, मतलब ये ट्रांसलेट नहीं कर रहा है, एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा रहा है, वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम हुआ। और दूसरा जो है सो रोटेशनल इक्विलिब्रियम है, ये रोटेट भी नहीं कर रहा है। यहाँ पर हमारे लिए यही काम आएगा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, मतलब टॉर्क उसका ओ के अबाउट जीरो है, हर एक पॉइंट के अबाउट जीरो है। हम ओ इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें इस देखने से ही पता चलता है कि यह यदि मान लीजिए यहाँ पर न रख के थोड़ा इधर एंगल घुमा देते तो इधर वापस आता, राइट, ये इधर वापस आएगा इसी पोजीशन में रहने के लिए। तो वो जो रोटेट कर रहा है ओ के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो हम वही देख रहे हैं कि टॉर्क इसका जो है ओ के अबाउट देख रहे हैं। और चूंकि ये इक्विलिब्रियम में है, ये ना आगे जा रहा है ना पीछे आ रहा है, तो टॉर्क जीरो है यहाँ पर। अब ओ के अबाउट में जो टॉर्क है वो कितना है वो निकालिए। देखिए कुछ फोर्सेस यहाँ लग रहे हैं, उसकी वजह से टॉर्क तो जीरो है, क्योंकि यहाँ पर आर ही जीरो है। अब ये दोनों की वजह से जो टॉर्क लग रहे हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। एम जी क्या करना चाहता है, उसे इधर झुकाना चाहता है, और ये उत्प्लावन बल, ये जो बॉयंसी फोर्स है, ये क्या करना चाहता है, इसे ऊपर ले जाना चाहता है, और दोनों एक दूसरे को बैलेंस किए हुए हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं एम जी की वजह से, एम जी ये फोर्स हुआ, टॉर्क कितना होता है, टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ, राइट। तो एम जी और ये आर में लेंथ जो लिखते हैं या फिर इसको आर एफ साइन थीटा कह सकते हो आप। तो एम जी आर, आर तो यहाँ से आपका डिस्टेंस ये हो गया जो कि L/2 है, और ये साइन थीटा, दोनों के बीच का एंगल बताइए कितना है। आर यहाँ से जा रहा है इधर, इधर निकल गया आर, ऑफ कोर्स ये है आपका
ये दोनों के बीच का एंगल कितना है, ये वाला एंगल की बात कर रहा है। ये एंगल कितना है, ये देखिए थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये एंगल हो गया पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा। ठीक है, और ये इसके वजह से तो अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए माइनस दे रहे हैं। बी, ये फोर्स हो गया आपका। फिर ये ऐसी की तरह से लेंथ यहाँ पर कितना मान ले, इसको एक्स मान ले, ये यहाँ से यहाँ तक एक्स है, तो ऑफकोर्स यहाँ से लेकर यहाँ तक भी एक्स होगा, पानी के अंदर वाला, क्योंकि वो बॉयंसी फोर्स जो है वो काम करता है एक्जैक्टली बीच में, उसके ज्योमेट्रिक मीन पर, उस हिस्सा का जो पानी में डूबा हुआ है। तो इसलिए ये एक्स है तो ये भी एक्स है, तो ये डिस्टेंस एक्स हो गया आपका। और ये ऊपर काम कर रहा है, ए थीटा है तो ये भी देखिए एंगल थीटा है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ये भी थीटा है, तो यहाँ पर साइन थीटा लिखते हैं इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कीजिए आप, ये क्या हो गया, एम जी एल बाई टू साइन पाई माइनस थीटा, तो थीटा हो गया, इसको उस साइड ले जाते हैं, बी एक्स साइन थीटा खत्म हो गया। अब आपके पास आ गया एम जी एल बाई टू इजकल टू बी एक्स। अब बी कितना है, एम कितना है, मास कितना है इसका, प्लैंक का मास कितना है, उसका वॉल्यूम। अब वॉल्यूम कितना है, मान लीजिए इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कुछ है, हमने बताया था कि प्लैंक है, ये इस तरह से है, इसका ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है और ये लेंथ है, ये जो लेंथ की बात कर रहे हैं वो यही वाला लेंथ है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ए मान लेते हैं और लेंथ एल से मल्टीप्लाई करते हैं, ये वॉल्यूम हो गया। अब वॉल्यूम को यदि हम उसका डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, रो जिसको जो है प्लैंक का डेंसिटी, तो ये मास आ गया टाइम्स जी एल बाई टू। और बी, ये होता है वॉल्यूम, पानी का डेंसिटी जी। बायंसी फोर्स होता है कितना है, बायंसी फोर्स होता है जो वॉल्यूम जो डिस्प्लेस करता है वाटर का, उसका वेट के बराबर। तो जितना वॉल्यूम ऑब्जेक्ट का है उतना ही वॉल्यूम वो वाटर का डिस्प्लेस करेगा, तो यहाँ वॉल्यूम डिस्प्लेस वाटर का ही है, या जो ऑब्जेक्ट डूबा हुआ है, जितना डूबा हुआ उतना ही का बात करना है, पूरा का वॉल्यूम नहीं लेना है, क्योंकि वाटर डिस्प्लेस केवल डूबा हुआ पार्ट कर रहा है। तो ये डूबा हुआ पानी का, डूबा हुआ ऑब्जेक्ट का डूबा हुआ जो पार्ट है उसका वॉल्यूम टाइम्स रो जी, रो डब्ल्यू पानी का डेंसिटी देखना है, क्योंकि बायंसी फोर्स होता है जितना पानी ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेस किया है उस पानी के वेट के बराबर। तो पानी का भी वॉल्यूम वही है जितना पानी, जितना ऑब्जेक्ट डूबा हुआ है, ये हो गया। और पानी का डेंसिटी टाइम्स जी एक्सलेशन टू ग्रेविटी, ये मास हो गया पानी का जितना पानी को डिस्प्लेस किया है। तो वही लिखते हैं यहाँ पर, यहाँ पर आपको हम क्लियरली लिख देते हैं कि ये भी का मतलब है पूरा वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम ऑफ प्लैंक इमर्स्ड इन वाटर, इमर्स्ड इन वाटर, राइट। पूरा का वॉल्यूम नहीं लेना है, क्योंकि पूरा का वॉल्यूम जो है ऑब्जेक्ट का वो उतना डिस्प्लेस नहीं कर रहा है, पानी पानी डिस्प्लेस जो कर रहा है वो केवल डूबा हुआ पार्ट कर रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका ए एल जी रो स्क्वायर बाई टू। और इधर कितना, अब वॉल्यूम निकाल लीजिए, डूबा हुआ पानी का, पानी में जो डूबा हुआ प्लैंक है उसका लेंथ है 2x, और क्रॉस सेक्शनल एरिया तो ये है ही, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए टाइम्स 2x, ये वॉल्यूम आ गया। और इधर रो डब्ल्यू जी है, रो डब्ल्यू जी और x। यहां से आपका ए खत्म हो गया, जी खत्म हो गया, और क्या बचा इधर, इधर बचा l बाई टू रो स्क्वायर, और इधर बचा 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर रो डब्ल्यू। ठीक है, यहां से x निकाल लेते हैं, x कितना आ गया, x जो है सो स्क्वायर रूट ओवर, बाकी सबको इधर ले जाते हैं, एल एल रो स्क्वायर बाई 4 रो डब्ल्यू। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, देखिए आप, मिस्टेक ये है कि m जो लिख रहे हैं ये जी एल बाई टू तो यहाँ लिख दिया, मास जो लिख रहे हैं, मास क्या होता है, मास होता है वॉल्यूम टाइम डेंसिटी, ये वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी ये तो सही है, ये जी एल बाई टू है। और यहाँ पर हमने किया, ये एल को मैंने रो पढ़ लिया, एल को हमने रो पढ़ लिया, ये गलत किया। तो एक ठो रो है और एक ठो एल है ये, तो अभी 2 ठो एल हो गया और एक ठो रो हो गया, तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इधर।
और इस हिसाब से एक्स स्क्वायर कितना हो गया, ये खत्म हो जाएगा, ये एल स्क्वायर हो जाएगा। अब ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर रो बाय 2 टू 4 इतना, ठीक है। यहाँ से हम लिख सकते हैं एल बाय 2, कलर चेंज करते हैं, और नीचे इधर हो गया रो बाय रो डब्ल्यू, ये एक्स आ गया, ये एक्स आ गया। तो cos थीटा में निकल जाएगा यहाँ से देखिए cos थीटा क्या आ जाएगा, ये एच में पता है, cos थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, यही है cos थीटा, तो h बाय 2x। cos थीटा जो है हमें थीटा निकालना है ना, ये हो गया h बाय 2x, और h तो पता है हमें, उसने दिया है, और 2x, x का वैल्यू यहाँ पर लिखते हैं l बाय 2 रूट ओवर रो बाय रो डब्ल्यू, ये दो खत्म हो गया, और आपका आ गया h बाय l रो बाय रो डब्ल्यू, ये cos थीटा है। तो फाइनली इसको फेयर करके लिख लेते हैं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर हमें दिखाना पड़ता है कि ठीक से दिखे, रो बाय रो डब्ल्यू, ये आपका एक्सप्रेशन है। अब सबका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखिए क्वेश्चन में कितना दिया है, एच दिया है 25 सेंटीमीटर, एच जो है 25 सेंटीमीटर है, और ये स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है प्लैंक का वो भी 0.25 है, तो एच है 0.25 मीटर, एल है 1 मीटर, और ये कितना है, ये है 0.25 मीटर, मीटर नहीं, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी है, उसका कोई यूनिट नहीं होता है। देखिए दोनों का यूनिट खत्म हो गया, कट गया दोनों, राइट। तो ए आपका आंसर है 0.25 बाय, यहाँ पर जो है सो आप लिख सकते हो 25 टाइम्स 100, आप जिस जैसे भी कैलकुलेट करना चाहो, ये 5, ये 10, ये दो बार में चला गया है, 0.5 आया, तो cos थीटा फाइनली आपका आ गया 0.5 हाफ, तो थीटा हो गया 60 डिग्री, ये आपका आंसर, थीटा हो गया 60 डिग्री, ये रहा आपका आंसर 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर 4। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक से क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है कि each corner of a cube of side A has charge plus q except two diagonally opposite corners. These corners have charges minus q and minus 3q. The magnitude of the electric field at the center of the cube क्या है? ये देखिए हमारा, हम इसको क्यूब बना रहे हैं, ये रहा क्यूब हमारा, और चार्जेज है, सब जगह जो चार्ज है वो कितना है, प्लस क्यू है, क्यूब क्यूब, हर जगह चार्ज क्यूब है, एक्सेप्ट दो जो कॉर्नर है ऑपोजिट डायगोनल जो है, एक इसको लेते हैं, दो तो डायगोनली ऑपोजिट कॉर्नर ये दोनों, बाकी हर जगह क्यू दे देते हैं, 1 2 3 हो गया, 4 5 6 हो गया, दो ठो बच गया। यहाँ पर है सो उसने कहा कि माइनस क्यू है, और यहाँ पर जो है सो माइनस 3q है, और इसका जो सेंटर पर है, इसका जो सेंटर है, आप इसको ऐसे कर सकते हो, देखिए सेंटर वहां पर कटेगा, तो उतना अच्छा नहीं बना, लेकिन ये जो इसका सेंटर है, सेंटर पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बताना है। डायरेक्शन नहीं पूछा है, लेकिन मैग्नीट्यूड पूछा है। इसको कैसे बनाएं, देखिए एक तो तरीका है कि इसके वजह से कितना आया, इसके वजह से कितना आया, सब निकालते जाइए आप यहाँ पर, और उसके बाद में आप सबको सम करके यहाँ पर निकालिए, लेकिन वो लेंदी हो जाएगा। वैसे भी इस केस में आप कर सकते हो, क्योंकि ये दोनों के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पर है वो जीरो है, क्योंकि डायगोनली ऑपोजिट है ना, जितना ये लगा रहा है फील्ड इस डायरेक्शन में, उतना ये लगा रहा है इस डायरेक्शन में। वैसे ये दोनों भी एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर लेंगे, और ये दोनों भी एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर लेंगे, डायगोनली ऑपोजिट वाले। और एक डायगोनल जो बचा वो कितना है, देखिए माइनस क्यू जो है, सो माइनस क्यू को काउंटर बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। अब बच गया -2q, वही -2q की वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको अपनी ओर खींचेगा, -2q की वजह से जितना वैल्यू आता है वही आपका आंसर है। तो आप इसको इस हिसाब से भी देख सकते हैं।
लेकिन मैं एक दूसरे हिसाब से बता रहा हूँ, दूसरे व्यू से बता रहा हूँ, दूसरे एंगल से बता रहा हूँ, और वो इसलिए बता रहा हूँ कि वो जो है सो ज़्यादा फायदेमंद होगा और कॉम्प्लिकेटेड केसेस में। ये केस तो उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, लेकिन यदि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केसेस हों तो उसमें वो कभी कभी फ़ायदा देता है। तो उसमें ये कहने का मतलब ये है कि यदि ये देख रहे हैं सिमेट्रिक है, इस पॉइंट के अबाउट ये सारे जो चार्जेस हैं वो सिमेट्रिक है। मान लीजिए यहाँ पर जो चार्ज है वो मैंने क्यू दे दिया, प्लस क्यू दे दिया, और यहाँ पर जो चार्ज है वो भी मैंने प्लस क्यू दे दिया। मैं दे नहीं सकता कुछ ना, लेकिन प्लस क्यू मैंने दिया है तो माइनस क्यू भी मुझे देना पड़ेगा। माइनस क्यू भी मैंने दे दिया, यहाँ पर प्लस क्यू दिया है तो माइनस क्यू भी मैंने दे दिया। ये तो मैं कर सकता हूँ। जब मैंने प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज दे रहा हूँ तो इफेक्टिवली मैं जीरो चार्ज दे रहा हूँ, और जीरो में अलाउ है मुझे देने के लिए, राइट। अब ये दो निगेटिव चार्जेस भूल जाइए, जो निगेटिव चार्जेस यहाँ पर दिख रहा है इसको भूल जाइए आप कुछ मोमेंट के लिए, ये वाला भूल जाइए। केवल पॉजिटिव चार्जेस देखिए, ये सारे पॉजिटिव चार्जेस जो है, कॉर्नर पर जो पॉजिटिव चार्जेस हैं उसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर आएगा, और जो निगेटिव चार्जेस दिए हैं उसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक जगह है -2q और एक जगह है ये कितना हो गया -3 -1 -4q, और ये वाला तो जीरो हो जाएगा सिमेट्री की वजह से। सिमेट्री की वजह से जैसे कि आपको दिखा है, ये दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करेंगे, ये भी एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करेंगे, ये दूसरे को काउंटर बैलेंस करेंगे। तो सिमेट्री की वजह से हर जगह चार्ज सेम है, हर जगह से डिस्टेंस सेम है, और सिमेट्री माने कि यहाँ से ये है तो यहाँ पर है, ये इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए है, यहाँ इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए ये है, तो ये जीरो हो गया। तो जो भी चार्ज आया वो केवल ये -2 की वजह से आया और -4q की वजह से आया। अब ये 2q जो है ये भी सिमेट्रिक है, वो भी जो है एक तो 2q यहाँ पर आया और एक तो ये 2q यहाँ पर आया, ये भी सिमेट्रिक की वजह से। ये लिखने का तरीका ठीक नहीं, इसको माइनस कर देते हैं ऐसे। तो ये दोनों जो है एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर लिया, तो जो बचा यहाँ पर जो है सो -2 की चार्ज बचा है, उसी के वजह से जो चार्ज है वो है। बस ये डिस्टेंस आप पता कीजिए, ये जो डिस्टेंस है ए है, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना होगा, ये डायगोनल कितना होता है। आप इसको ओरिजिन मानेंगे 0 0 0, और ये हो जाएगा आपका ए ए ए ए ए ए ए ए ए, तीन तो ये हो गया, एक्स में ए, वाई में ए, जेड में ए। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज कीजिए, ये √3 होगा, और उसका ये आधा √3a/2, ये डिस्टेंस है। तो उस डिस्टेंस पर जो है जितना फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा -2q चार्ज, वही आपका आंसर है। तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/4πε0, ये कांस्टेंट चार्ज, चार्ज 2q है, बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस √3a/2 है, डिस्टेंस का स्क्वायर, और यही आपका आंसर है। ये कितना हो गया 2q/4πε0, ये √3 का स्क्वायर हो गया 3a², और इधर हो गया 4। ये 4 और ये 4 खत्म हो गया, आपका बच गया 2q/3πε0a², ये आपका आंसर है 2q/3πa², ऑप्शन नंबर 3, ये आपका आंसर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 70, और लास्ट क्वेश्चन था रैंडम टेस्ट नंबर 14 का। नेक्स्ट वीडियो में हम 15 के सॉल्यूशन को लेकर आएंगे। थैंक यू।